नमस्ते, सॉलिड फैक्ट विद हेमंत तंत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार में जिस तरीके से कल आतंकवादियों की एंट्री हुई, कुछ देर तक वो मामला चला, फिर उसके तुरंत बाद गाली की एंट्री आ गई। गाली को लेकर के खूब जो है कल से लगातार छाती पीटी जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की बात कही जा रही है। एक चीज तो बहुत साफ है, गाली तो गाली होती है, चाहे वो किसी को दी जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हो और वो देश के एक आम आदमी की मां को गाली दे, और या फिर एक आम आदमी हो और वो देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे, वो गाली गाली ही रहेगी। उसकी आलोचना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। खबर यह है कि उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन गाली पर बवाल नहीं थमा है। एसआईआर पर अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, एसआईआर पर जेपी नड्डा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गाली पर अमित शाह भी बोले और जेपी नड्डा भी बोले। और बोले तो क्या बोले? माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो तेजस्वी यादव। सर, सवाल ये उठता है कि बिहार में इतनी इतनी सारी चीजें चल रही हैं, गाली का रिवाज बिहार में या देश में क्या राजनीति के अंदर नया है? पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। दूसरा, ये भी समझ लें कि बिहार में क्या आतंकियों का कार्ड जो प्ले किया गया वो चला नहीं, इसलिए ये गाली कांड को हवा दी जा रही है, बढ़ाया जा रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बहुत अजीब दौर में पहुंच गए हैं, बहुत अजीब दौर आ गया है। और किसी भी सभ्य समाज के अंदर राम प्रकाश जी गाली देना पूरे तरीके से अस्वीकार्य और अक्षम्य है, चाहे वो कोई भी, नीचे से लेके ऊपर तक सबके लिए ही। कर्म से या वचन से जो भी हो, उस हिंसा को कतई उचित नहीं ठहरा सकते आप। कल्पना कीजिए, जिस समय ये गाली का कथित कांड हुआ या गाली की जो बात हुई, उस समय मंच पर कोई भी नेता नहीं था, कोई सा भी नहीं। किसी अनजान कार्यकर्ता ने जो भी बात की, उसका ले राहुल गांधी या तेजस्वी यादव दोषी कैसे होंगे? क्या ये राजनीति नहीं? पटना में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता जो हमला कर रहे हैं लगातार, और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है, वो क्या है? वो एक मौखिक हिंसा थी। ये कौन सी हिंसा है? दिलचस्प बात यह है कि जिस मीडिया ने अब तक, जो पॉमेरियंस जितने भी आपके वहां घूमते हैं, सारे बाइक लिए घूम रहे, सारे जिन्होंने अभी तक वोट अधिकार यात्रा को लेकर के कोई शॉट नहीं दिखाया आज तक, जिसपे कोई बहस नहीं की, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, वो उसको इस गाली को लेकर के बहुत ज्यादा आपत्ति हो गई। गाली कांड पूरे गली मोहल्लों में जिस तरीके से गुंडागर्दी को भाग भाग के कवर कर रहे हैं कि ये हो गया है, सदाकत आश्रम के ऊपर हमला हो गया है। ये बेसिकली राम प्रकाश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आतंक की थ्योरी नहीं चली तो फिर ये आ गया। और आतंक की थ्योरी का भी समझ लीजिए, आतंक कोई साधारण डिस्कोर्स की बात नहीं होती। ये सारी इंटेल इनपुट होते हैं और उनको बहुत सीक्रेटली लेकर के सीक्रेटली इंप्लीमेंट किया जाता है, काउंटर मेजर्स ना करके, ना कि उसको सूत्रों के जरिए प्रचार करवा के और उसके बाद फिर यात्राओं के रूट बदलवा के। वो यात्रा का रूट क्यों बदला गया था, ध्यान आप? जिस यात्रा का रूट कल था, वहीं पर वो शुगर मिल थी जिसकी चीनी की चाय पीने की बात मोदी जी ने की, याद होगा ना आपको? अब वहां से राहुल गांधी जाए, राहुल गांधी को कौन जानता है? वो अंदर जाकर के वहां चार लोगों से बैठ के चाय पीकर बात करने लग जाए। वो जिंदगी भर के लाइव पिक्चर्स होगी मोदी के खिलाफ, ये इनके वायदों का ये होता है। और ये बात आपको पता है, बिहार के लोग किस तरीके के बिल्कुल सरेआम सारी बात कहते, डरते तो वही नहीं। जैसे ही राहुल गांधी वहां से गुजरते या उस कस्बे से गुजरते, चार लोग उनको कह देते कि साहब यहीं पे शुगर मिल लगाने आए थे मोदी जी 11 साल पहले। क्या बच जाता भाजपा का? क्या बच जाता अपने क्या नाम थे नीतीश कुमार का? तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। एक बात तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सारी की सारी कहानी गढ़ने की वो सारी जुगत जो है ना, जुगत सर, वहां पे कहानी, माफ नैरेटिव कीजिएगा नैरेटिव सर, वहां वहां पे जो किसान हैं उस क्षेत्र के, जो उससे प्रभावित हैं उस चीनी मिल के बंद होने से, उनसे मिलने का कार्यक्रम था बकायदा राहुल गांधी का। और सोचिए कि अगर वो मिलने आते तो वो क्या कुछ बताते राहुल गांधी को। उसका डर तो निश्चित तौर पे सरकार को होना ही चाहिए। राम प्रकाश जी, राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो कहीं पर भी रुक करके इनकी उधेड़ देते हैं बखिया, तो इनको कष्ट कभी आतंकी लाने पड़ते हैं। जिन आतंकवादियों का परिचय कल देखा आपने किस तरीके से, कौन आतंकवादी, कहाँ का आतंकवादी, क्या उसका एड्रेस, क्या उसका फोटोग्राफ, कभी आपने सुना है ऐसा? और इतना जबरदस्त इंटेल इनपुट है तो वो आपने पकड़ भी लेना चाहिए था फिर तक। जब पिक्चर्स तक आपके पास आ गए, उनके पास एड्रेस भी आ गए, तो फिर पकड़ क्यों नहीं लिया आपने? तो ये इस देश के अंदर सब कुछ नया नॉर्मल कर दिया गया प्रकाश जी, सब कुछ। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, तो भाजपा की, नीतीश कुमार की तो बात छोड़ो, ये तो कंप्लीटली इनके जो भी है, इनका ये भी भरोसा नहीं है कि अपने ही लोगों से गाली दिलाकर माफी की मांग राहुल गांधी और तेजस्वी से कर सकते हैं। ये काम पूरा ना पूरा एक पूरा जो वेल प्लान्ड शर्मनिरपेक्ष गिरोह होता है ना, केवल वही करता है।
और 100 साल से एक पर्टिकुलर एनजीओ के लोग लगातार यही काम करते रहे, चाहे वो गांधी जी की हत्या से लेकर के आज तक का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। तो इन लोगों को अंदर किसी भी तरीके की कोई नैतिकता नहीं बची। अभी तक राजनीति के अंदर शुचिता की बात थी, अब तो यह है कि राजनीति में इनकी बदतमीजियों से आप बच कैसे लेंगे, और सारे के सारे जो संवैधानिक पाए थे देश के, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया। इलेक्शन कमीशन में एसआईआर को लेकर के आरटीआई फाइल की गई कि साहब आप हमें बता दीजिए ये किस आधार पर फैसला लिया गया, फाइल की कॉपी दे दीजिए, दोनों के लिए मना करता। कहा कि साहब 2025 का जो एसआईआर का ऑर्डर है 2000 वो दे दीजिए, वो उसका कनेक्ट दे दिया गया 2003 का। ये हाल है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का काम चल रहा है सारा देश पिछले 3 दिन से देख। तो इनको इस बात से कतई कोई मतलब नहीं। आप तो क्या कह रहे थे कि जो अमित शाह कह रहे थे कि 20 साल इनको विपक्ष में और बैठना पड़ेगा, ये और करना पड़ेगा। अभी तो 2031-32 का चीफ जस्टिस की सिलेक्शन किया है, अभी तो 2040 के सिलेक्शन करने की भी तैयारी है महाराष्ट्र कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में। जो नॉमिनेशन आए हैं 15 के, उनमें से एक व्यक्ति जो अनफॉर्चुनेटली करंट सीजीआई का भतीजा है, अगर उसको लिया जाता है तो वो 2040-41 में इस देश के सीजीआई है। तो आज से 20 साल बाद का जिस तरीके की चीजों पे लोग काम कर रहे हैं, आपने कभी सुनी थी ये बात इस देश के अंदर? तो ये किसी भी हद तक जाएंगे और गाली गिनवाएंगे आपकी कि हमें ये गाली दी। इनकी गालियां गिनवाने वाला कोई नहीं। इनकी गाली अगर आप गिनोगे और किस तरह की गालियां गिनोगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस देश के अंदर इस तरीके का नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी ने आज तक क्या क्या चीजें कही हैं, अगर आप सुनेंगे तो पूरा देश स्तब्ध रह जाएगा। हालांकि बहुत महान बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि याद रखानी, इस देश को याद कराई जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग किया है, वो इस देश में भूतों ने भविष्य पे है। सबसे पहले जर्सी गाय का प्रयोग किसने किया था 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान में? किसने किया था और किसके लिए किया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और सोनिया गांधी की तुलना जर्सी गाय से की थी। क्या वो राहुल गांधी की मां नहीं थी? क्या वो राजीव गांधी जी की बेवा नहीं थी? किस मुंह के साथ वो व्यक्ति जो खुद इस तरह के शब्द प्रयोग करता है, वो अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन, और जिसके मुंह से जो शालीनता की उस पर आज तक उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं। इन्हीं राहुल गांधी जो आज विपक्ष के नेता है, उसके बारे में हाइब्रिड काफ किसने कहा था, संकर नस्ल का बछड़ा किसने कहा था? राम प्रकाश जी 2014 से 17 के भी चुनाव अभियान के दौरान माननीय मोदी जी ने कहा। कांग्रेस की विधवा किसके खिलाफ कहा था? सोनिया गांधी के खिलाफ 2014 से 2019 के बीच में लगातार। राजीव गांधी की हत्या का उपमान, इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है कि उनकी पत्नी के बारे में इस तरीके की बात करें? ये चाल चरित्र और चेहरा, ये है आपकी नैतिकता? आप इस देश को संस्कार देंगे? कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर, उन्हीं की पत्नी की 2018 में जब सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी, जिसकी पूरी दुनिया में जिसके ज्ञान की तुति बोलती थी, उनको मौनी बाबा कौन कहता था? रेनी कोट पहनकर नहाने की बात किसने की थी? सदन के अंदर किसने की थी? सोच करके देखिएगा। उसके बाद जिस तरह की दीदी और दीदी सार्वजनिक मंच पर बंगाल के अंदर किसने कहा था? ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं। संसद के भीतर शूर्पणखा, एक महिला सांसद, किसने कहा था? उसके बाद छोड़ दीजिए, लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात, आरजेडी की महिला नेता के बारे में 2015 के बिहार चुनाव में किसने कहा था? सोचिएगा आप एक बार। घुसपैठिए मुस्लिम समुदाय के प्रति किसने कहा लगातार? कौन कौन कहता है, कौन कौन नहीं कहता है अपने ही देश के नागरिकों को? उसके बाद हम 5 हमारे 25 किसको टारगेट कर रहे थे? उसी संप्रदाय को। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है आपके? शमशान बनाम कब्रिस्तान, फरवरी 2017 यूपी चुनाव, ये प्रधानमंत्री की भाषा थी। इंडी जमात, पूरे के पूरे विपक्ष की गठबंधन को इंडी जमात, जमात शब्द का किस संदर्भ में होगा सोच लीजिए। और ये सारी की सारी जो है संसद के अंदर, संसद के बाहर, सार्वजनिक मंचों पर, और वो व्यक्ति और कहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे किसी के द्वारा उनकी मां को दी गई कथित कार्य को। इनका चाल चरित्र और चेहरा सोचिएगा आप। संसद के अंदर एक अल्पसंख्यक सांसद के बारे में इनके सांसद ने जो टिप्पणी की थी, मगर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। क्या उसको नोटिस तक दिया गया ओम बिरला जी के द्वारा? किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हुई या उसको इनाम मिला, उसको प्रभारी बना दिया? ये सारी बातें बेसिकली राम प्रकाश जी एक बहते हुए संस्कार विहीन समाज की एक परिलक्षित करती है कहीं ना कहीं कि इस देश का नेतृत्व क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसका विजन क्या है,
और वो इस देश को किस तरफ लेकर के जाएगा। राजनीति में भाषा का स्तर गिरना, और वो भी इस स्तर पर गिरना, मतलब ये क्या दर्शाता है? ये चिंताजनक नहीं है? आप अपनी पीढ़ी को क्या विरासत देते जाएंगे? और सत्तारूढ़ पार्टी औरों को केवल और केवल इसलिए कि आपके पास, देखिए, वोट की जो चोरी का मामला है, महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक किसी एक व्यक्ति बीजेपी या चुनाव आयोग ने मेरिट पे टिप्पणी की क्या? जो सवाल है किसी एक का जवाब दिया उस समय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता के समेत भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए। और जब उसकी यात्रा सड़कों पर निकली और पूरा बिहार एकजुट और लामबंद होकर सड़कों पर आ गया, और जिसका कोई आपके पास कोई उपचार नहीं है, कोई उसका काउंटर नहीं है, तो फिर आप गालियां पकड़ेंगे, फिर आप आतंकी बताने लगे, आतंकवादी आ गए, आप रूट बदलवाने लगे क्योंकि आपकी झूठ पकड़ी जाती। वहां पे वो किसान बता देते कि साहब यहाँ पे तो शुगर मिल की चाय पीने आने वाले थे मामे। तो ये जो बेसिकली बचकाना राजनीति है ना, घटिया किस्म की, और ये इसका बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये गुजरात मॉडल ही है। गुजरात में 2002 से 14 तक यही किया जाता, अपने विरोधियों को जिस तरीके से उनका दमन करना, उनको जलील करना, उनके बारे में गाली गलौज करना, उनका सार्वजनिक उत्पीड़न करना, आज वो पूरे देश के स्तर पर हो रहा है। तो यही गुजरात मॉडल है, जनादेश की लूट, जनादेश की डकैती। लोकसभा चुनाव के समय पे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कैसे जो है आपका घर छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो कैसे जो है वो गाय गोबर भैंस क्या क्या सब बताया। मंगलसूत्र छिनवा दिया उन्होंने, जिस मंगलसूत्र और सिंदूर का जिक्र वो बार बार कर रहे थे पहलगाम के नृशंस हत्याकांड के बाद, वही मंगलसूत्र वो छिनवा रहे थे। उस समय वो मंगलसूत्र महिलाओं के लिए मायने नहीं रखता था क्या? और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा थी। इसके अलावा जिस तरीके की बात अभी कर रहे हैं वो, अब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें चल नहीं रही थी क्या जो इन सब चीजों की जरूरत पड़ गई? खुद लोकसभा चुनाव के दौरान बकायदा गिनती सहित प्रधानमंत्री ने बताया कि मुझे कितनी बार गाली दी गई, उस गिनती का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लेकिन रुपया कहां से कहां पहुंच रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे। महंगाई की दर कहां से चली और कहां पहुंच गई उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी कहां से चली थी कहां पहुंच गई उस पर प्रधानमंत्री जी के पास वो आंकड़ा उनकी टीम ने नहीं दिया। आखिर गाली देने के लिए, गाली गिनने के लिए कोई तो लगाया गया होगा। प्रधानमंत्री खुद तो बैठ के गाली नहीं गिने होंगे। जिस आदमी को गाली गिनने के लिए लगाया उसी आदमी को लगा देते कि पता करके बताओ कि देश में सभी विभागों में मिला के कितनी वैकेंसी खाली है, और वो आदमी बता देता, उतनी वैकेंसी निकाल देते। कम से कम न सही 2 करोड़ 2 लाख लोग भर दिए होते, भरे कुछ तो भरे होते। राम प्रकाश जी, आपकी प्राथमिकता गालियां देने की और गालियां गिनने की है, तो फिर रोजगार आपको याद आएगा? अरे आप सोचिए, इस देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लेंगदो को किस तरीके से संबोधित करा था, आप कल्पना कर सकते हैं? डॉक्टर जेएम लिंगदो के बारे में जो सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी की, आप केवल सोचिएगा कि वो नरेंद्र मोदी का क्या दर्शाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो मैं उसको एग्जैक्ट शब्द नहीं कहना चाहूंगा, नहीं तो मुझसे माफी मांगने की आपसे और चैनल पे हमला कर लेंगे, इस तरह के शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। सोच करके देखिए कि इन्होंने क्या लाइन खींची और क्या कहते हैं कि मैं दूसरों की लाइन छोटी नहीं करता। अरे आपको तो और कोई काम सिखाया ही नहीं किसी ने, लाइन ही तो छोटी करनी सिखाई है। नेहरू से सरदार पटेल की लाइन, सरदार पटेल से नेहरू की लाइन, गांधी की लाइन, गांधी की लाइन को गौड़ से छोटा करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग भी। गांधी जी की जयंती पर गांधी की तस्वीर पर रिवॉल्वर से निशाना लगाया जाता है और उस महिला को टिकट दे करके संसद में लाया जाता है। यह है चाल चरित्र। और पूरी दुनिया में जाते हैं, जब जाते हो तो क्या करते हो? गांधी जी वहां तो कहीं दुनिया में गॉडसे की फोटो है नहीं, वहां तो सावरकर की फोटो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वो तो इनके दिल और आत्मा में बसी हुई है। तो बाहर जाते हैं तो हर जगह गांधी जी को प्रणाम करना पड़ता है। तो कभी सोचिए ना कि दोगला चरित्र क्यों है, या फिर इतने बड़े बनिए और उन चीजों को जस्टिफाई कीजिए कि पूरी दुनिया में सावरकर की तस्वीर लगा दीजिए, विश्व गुरु तो आप ही लगवा दीजिए, लगवाइए गॉडसे की। और नहीं लगवा सकते तो उस विचारधारा को छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों काम, गांधी का उसको सरदार पटेल को पीएम नहीं बनने दिया, उसको ये नहीं बनने दिया, उसका ये नहीं होने दिया। तुमने 11 साल में क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं, कभी कोई ना था ना है। रोजगार, कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? अरे रामप्रकाश जी, इतने जाहिल लोग हैं कि एक अंबानी के हजारों करोड़ रुपए के मुनाफे के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करवा दिया इसका तेल के धंधे के ऊपर। आप बताइए, पैसा कमाया अंबानी ने, टैरिफ किस पे लग रहा है? पूरे देश की तरफ, उस देश के ऊपर जिसके लोगों को 1 रुपए का रूसी सस्ते तेल का फायदा नहीं मिला। और अब दुनिया में क्या कहते फिर रहे हैं? क्या कहते हैं? हम किसानों की उसको वो नहीं करेंगे। 15 अगस्त को क्या कहा था लाल किले पर?
कि 1% भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा मेरे किसान भाइयों से। 17 तारीख की नोटिफिकेशन दिखा दीजिएगा दर्शकों को। पहले उसमें अगले महीने तक की वो 11% कॉटन से वो टैरिफ हटाया गया, अब दिसंबर तक हटा दिया गया। और ये क्या कह रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं। कपास अगर अमेरिकन सस्ती आ जाएगी तो भारत के लोग कहां जाएंगे, भारत के किसान कहां जाएंगे, कभी सोचा आपने? और किसी मुख्य धारा के चैनल या अखबार को मुझे खबर दिखा दीजिए। उसको झुकना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पे एवरेज कुछ को छोड़ दीजिए तो 7.5% हम टैरिफ लेते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को छोड़ दो तो अमेरिका के। और वो हमसे 50% टैरिफ ले रहे हैं, और मुंह से आवाज नहीं निकलती। निकलती हो तो बता दीजिए। और जो डॉगी मीडिया है वो 3 दिन से ये गिनवा रहा है कि हमारे लिए ये आपदा में अवसर है। सोचिएगा कि वो इसको आपदा में अवसर बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करवा दीजिए, एक ट्वीट कि ट्रंप का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें इतना बढ़िया अवसर दिया। करवाइए ना। कल चाइना पहुंच जाएंगे, पर 10 मई तक, 7 से 10 मई के बीच में जनरल राहुल ने क्या कहा, राहुल आर सिंह ने, कि हम चीन के साथ जो लड़ रहे थे सामने पाकिस्तान था, कहा था। क्या सिचुएशन ऐसी बदल गई 10 मई से लेकर के अब तक कि आप चाइना के पास जाकर उसकी गोदी में बैठने की फिराक में? शर्म आती है थोड़ी बहुत आपको? जो चाइना ट्रेडिशनली आपका शत्रु, 2020 मई से पहले आप क्या कह रहे थे कि हमें स्टेटस को एंटे चाहिए, हो गया क्या वो? जो गैलवान के अंदर 20 लोग मार दिए हमारे सैनिक, उनका हिसाब हो गया क्या? आवाज निकले आपके मुंह से? क्या कहा सर आपने? 10 साल से देश, दुनिया और संसद, दुनिया में नहीं, माफ करिएगा, देश के अंदर तमाम रैलियों में और संसद के अंदर बार बार नेहरू को चीन को लेकर के, चीन के स्टेटमेंट को लेकर के इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा? कुछ छोड़ा है क्या नेहरू का? नहीं, इनके करने से नेहरू का कुछ बिगड़ना ही नहीं, आप समझिए। ये तो कांग्रेस की नालायकी है कि जो नेहरू जैसी लिगेसी को अपने उस को नहीं दिला पाई कि इस तरह के जो विचारधारा है वो उसके बारे में नाम भी ले पाती है। अगर कांग्रेस ने ठीक से अपने ही, चाहे नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी लोग थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, ये इतनी बड़ी विरासत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक नाम नहीं है लेने का, एक भी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नालायकी है कि इतनी समृद्ध विरासत को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। और इनकी शर्मनिरपेक्षता देखिए कि ये सावरकर और गॉडसे की विचारधारा के होते हुए आज प्रधानमंत्री के पद पर है तीसरी बार। तो ये नाकामी किसकी कहेंगे आप? ये कांग्रेस की नाकामी है ना कहीं ना कहीं। उनके अंदर जो जड़ता आई, जो वो एकदम इजी गोइंग हो गए और उन्होंने सारी चीजों को छोड़ दिया। ये लड़ाई राम प्रकाश जी विचारधारा की है, ये जीवन मूल्यों की है, नैतिक मूल्यों की है। आपको एक बात याद दिलाओ, अगर आपको ध्यान हो, अभी थोड़े दिन पहले क्या कहा था आपने, श्रीमान भागवत ने, मोहन भागवत ने, 75 साल में ये करना चाहिए, पिंगले जी ने ये कहा है, और आपने मुझे तुरंत कहा कि इस पे शो करें। और मैंने आपको उस दिन क्या कहा था कि ना तो भागवत संन्यास लेगा, ना मोदी संन्यास लेंगे, कोई संन्यास नहीं लेना। अपोजिशन भी खुद रहना है, पोजीशन भी खुद रहना है, और सारे देश के नैरेटिव को भटकाना है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा है, इस तरह की लफाजी करके छोड़ दो, सारा मीडिया उस पर पिल पड़ेगा, सारा मुद्दा निकल जाएगा। एसआईआर के मामले पर देख लीजिए, वोट चोरी के मुद्दे पर देख लीजिए, टैरिफ के मुद्दे पर देख लीजिए, कहीं कोई चर्चा है क्या? चर्चा क्या है कि राहुल गांधी और तेजस्वी माफी मांगी, किस बात में? जिस बात का उनको पता ही नहीं, जिस मंच पर वो थे नहीं, उनकी मौजूदगी में गाली नहीं दी गई कथित तौर पर। जिसने जो दिया उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जाके खत्म करो। इसमें राहुल और तेजस्वी कहां से आ गए? आपके इस इवेंट पे आकर के अगर मैंने कोई गाली गलौज की भाषा प्रयोग कर लिया, आप जिम्मेदार कैसे हैं उसके लिए? मेरा जो करना है कीजिए एज पर लॉ। आप माफी क्यों मांगेंगे? आनंद जी माफी क्यों मांगेंगे? तो इनकी नैतिकता भी उस पर चली गई है कि इन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं। इनको तो किसी चीज के पीछे छपना है। कल आतंकवादी निकाल के लाए थे, उनके एड्रेस ले आए थे, उससे बात नहीं बनी तो आज ये ले आए, शाम तक कुछ और ले आएंगे। आज तो देख लिया आपने, जापान के अंदर डंका बज रहा है, कल चीन के अंदर डंका बजेगा। शर्म कोई है नहीं, सवाल कोई है नहीं, ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई टैरिफ की प्लान है। 50% टैरिफ आप पे लगा है, 50% ब्राजील पे लगा है। ब्राजील के तेवर देखिए, ब्राजील के स्टेप्स देखिए, अपने स्टेप्स देखिए, अपने अंदर झांकिए। आपसे कुपंड देश कोई हो सकता है कि जिस तरह का नैरेटिव आप फैला रहे हैं, ये आप देश बना रहे हैं। अब सर एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आपने भागवत साहब का जिक्र कर ही दिया है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को ये बता रही कि हिंदी है तो सब है, हिंदी है तो कुछ नहीं है। आज भागवत साहब ने जो है वो गैप दे दिया अमित शाह से, सीधे अमित शाह से मुकाबले में उतर आए हैं। अभी तक वो मोदी जी से मुकाबला कर रहे थे, आज मोदी जी के आगे सरेंडर करके और अमित शाह से मुकाबले पे उतर आए। मैं चाहता हूं जरा सुनवा दें दर्शकों को, एक छोटी सी लाइन है, दर्शक सुन लें कि किस तरीके से
अब भागवत और शाह के बीच में जो है वो युद्ध शुरू हुआ है। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में, हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झंडा पढ़ाया, अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं। इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया, नहीं आता है। एक भाषा के नाते, जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। सर, ये दोनों लोग की बात थी, ये क्या शुरू हो गया? अब मोदी जी किनारे हो गए, मोदी जी के आगे भागवत सरेंडर हो गए और बवाल अमित शाह और भागवत जी का शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? कोई बवाल नहीं राम प्रकाश जी, समझिए, एक ने वही कहना था, दूसरे ने वही कहना था। नैरेटिव हमारे चारों तरफ रहना चाहिए, खबरों में केवल हम रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा, क्योंकि खबर में मुद्दा आ गया तो फिर फंस जाएंगे, मुद्दे का जवाब नहीं होगा। तो इसलिए एक ने कह दिया अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, दूसरे ने कह दिया हम तो खानदानी अंग्रेजी बोलते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। यही तो है इनका सारे का सारा चरित्र, और क्या है? इसके अलावा आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि 75 साल में ये नहीं होना, मैंने आपको उस दिन कहा था कोई सा रिटायर नहीं होना, चिंता मत कीजिए, और आसानी से भी रिटायर नहीं होंगे, पकड़ के उखाड़ना पड़ेगा सबका। अमित शाह कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर तो भागवत के अगेंस्ट युद्ध को और लंबा खींचा ही जाएगा। कौन से भागवत का युद्ध? सारे एक है, कोई युद्ध नहीं। ये सारी जुबानी लफाजी है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई द्वंद्व नहीं, किस तरीके की कोई वो नहीं। देखिए इस देश में नैरेटिव क्या है। अंबानी तेल के नाम पर लाख हजारों करोड़ रुपया छाप गया, गडकरी पेट्रोल के अंदर इथानॉल मिला के मोटा वो कर रहे हैं, भागवत बता रहे हैं कि संन्यास वन्यास का कोई चक्कर नहीं है, और सारे देश के लिए हिंदुत्व खतरे में है। ये नैरेटिव कोई छोटा मान रहे हैं क्या? सारे का सारा खेल इस पर जोड़ दिया गया है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई टैरिफ हो, कोई एसआईआर हो, कोई वोट चोरी हो, वोट डकैती हो, सत्ता से सवाल हो, विदेश नीति की नाकामी हो, चीन के साथ जो कुछ भी है, ट्रंप के साथ क्या हो गया, किसी सवाल का कोई नहीं जवाब देगा। ये 3 दिन का यहाँ सांग कर दिया। आज अखबार उठा के देखिए आप, एक एक पेज की आरएसएस की कवरेज। आरएसएस क्या है भाई, बता दीजिए जरा, आरएसएस क्या है? एक पेज की कवरेज किस लिए चाहिए? अब फिर आप अगर वोट बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की बात करोगे तो 2 कॉलम की खबर आपको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढनी पड़ेगी कौन से पेज पे। ये तो इस देश की हालत है। पूरा मीडिया, पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से ट्यून कर दिया गया है कि विपक्ष को गायब कर दो, सवालों को गायब कर दो, जवाबदेही को गायब कर दो, जिम्मेदारी को गायब कर दो। और हालत ये हो गई है कि अभी तक तो चुनाव आयोग था, अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी, देखिएगा जिस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, मुझे चिंता इस बात की है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू जुडिशरी, कि अगर ये अब भी नहीं सुधरे तो इनकी जो हालत होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। जस्टिस जो है अपने 5 उसकी कॉलेजियम है, उसमें जस्टिस नागरत्ना क्या कह रही है? उसमें 4 जज और भी तो बैठे थे ना, उसमें किसी ने एक शब्द बोला क्या? उनके पास वो फैक्ट्स नहीं थे, वो चुप कैसे रहे? और वो जज, तीसरा जज गुजरात हाई कोर्ट से तीसरा सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सीधा उसको 2031 में सीजेआई बनना है, 10 साल में दिल्ली में रहेगा। इस देश में उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने की बात भागवत बता रहे, समझना पड़ेगा आपको। आज जापान के अंदर जो वीडियोस देख रहे हैं महिलाओं के कि मोदी जी ये और वो, हम यहाँ शांति से रह रहे हैं तो मोदी के खा रहे। जापान में कब सी भारतीयों के खिलाफ क्रांति हुई थी? सेम सिलेबस, कहीं चले जाओ, केवल ध्यान भटकाना, कोई मुद्दे की बात ना आ जाए। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम मुद्दा विहीन है, बैकफुट पे है, कुछ सूझ नहीं रहा है। और बिहार की जो राइटिंग ऑन द वॉल है उनको सामने लिखी हुई दिख रही है। कभी आतंकवादियों के पते लेकर के आते हैं, वहां से आ गए, यहां से आ गए, उनको पकड़ा क्यों नहीं? नाम और एड्रेस कहां से आ गए, फिर पकड़ क्यों लिया उनको? क्या कारण है? तो ये कल ही हम कह रहे थे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी अपने पॉलिटिकल उसके लिए, लेकिन दुर्भाग्य केवल इनका ये है कि इस बार इन्होंने अपने सब कुछ कर लिया, सारे घोड़े दौड़ा लिए। ये गाली वाला मामला भी आप फैलाते रहिए, राष्ट्रम पे हमला करवा दिया, राहुल गांधी ने कर दिया ट्वीट कि आपको जो करना है करिए, हम शांति के साथ चलेंगे। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा भी, एक तरफ उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, पार्टी ऑफिस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को इस घटना से वोट मिलेंगे?
बीजेपी को वोट मिलेंगे इस घटना से। कल वाला रूट बदलवा देने से वोट बढ़ जाएगा। केवल और केवल आप वही कर रहे हो जिसके आप एक्सपर्ट हो, और वो है मुंह छुपा के भागना। इसके अलावा आपको ना सिखाया गया, ना आपको आता है। यही बीजेपी आरएसएस की रियल चेहरा, चाल और चरित्र। अब कुल मिला जुला कर ये है कि एसआईआर का जो दांव है वो पूरा उल्टा पड़ चुका है। उसको रोकने की सारी कोशिशें फिलहाल बेमानी साबित होती हुई दिख रही हैं और उसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, शायद इसके लिए गाली से लेकर के आतंकवादियों तक की एंट्री होती है। मामला नहीं बनता है तो फाइनली भागवत साहब को भी मैदान में उतार दिया गया है। और एक तरफ जहां रिटायरमेंट को लेकर के जो है वो मैसेजिंग क्लियर करा दी गई कि देखो ना भैया, ना मोदी जी जा रहे हैं ना भागवत साहब जा रहे हैं, डील हो गई है अंदर खाने। जो दबाव शायद भागवत बना रहे थे वो मान लिया गया होगा। जो भी डील हो रही हो धीरे धीरे वो भी आज नहीं तो कल हम लोग बताएंगे आपको कि क्या डील हुई थी। लेकिन इन सबके बीच में अमित शाह साहब बेचारे फिर पिसते हुए नजर आ रहे हैं भागवत साहब की चक्की में। भागवत साहब की जो चक्की है वो एक तरफ अमित शाह की बातों को पीस रही है तो दूसरी तरफ उनके ख्वाबों को पीस रही है। वो ख्वाब जो प्रधानमंत्री बनने का वो देखते चले आ रहे हैं। देखिए कब तक पीसते हैं, खुद तो नहीं पिसवा पाए किसी को, ये कब तक पीसे जाते हैं ये देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।